नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है आगे का एजेंडा का। मैं आपके साथ दीपा बाफिला। नमस्कार, दीपा के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आज सुबह से झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां पर लगातार छापेमारी हो रही है और इस मामले में सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है और इसके अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर भी छापा पड़ रहा है। ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं, उनके ठिकानों पर भी अब एक्शन दिखाई दे रही है ईडी की। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापा, अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी। सोरेन के मीडिया सलाहकार के यहां पर भी छापा पड़ा है और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। ये इस वक्त की जानकारी है। साहिबगंज के डीएम के ठिकानों पर भी छापे की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर भी ईडी का छापा पड़ रहा है। संवाददाता निधि श्री की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यहीं से। तो साहिबगंज के जिलाधिकारी के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और बड़ा एक्शन झारखंड में। और कई करीबी जो हैं सीएम हेमंत सोरेन के, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है। रेड झारखंड के अलग अलग 12 ठिकानों पर हो रही है और उसमें से कई ऐसे हैं जो सीएम हेमंत सोरेन के करीबी हैं और उनमें से एक है उनके मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद, जिनके घर पर इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है। और सीधी तस्वीरें अगर मैं आपको उस घर की दिखा सकूं तो ये वो घर जहां पर सुबह 7 बजे ईडी पहुंची है और करीब 2.5 घंटे से यहां पर पूछताछ चल रही है और छापेमारी चल रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अवैध खनन के मामले में ये छापेमारी, हालांकि आपको बता दें, न सिर्फ अभिषेक प्रसाद बल्कि 12 अलग अलग ठिकानों पर, जिनमें से एक हेमंत सोरेन के बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं विनोद सिंह, उनके घर पर भी चल रही है। लेकिन ये जिस घर की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके सीएम के मीडिया एडवाइजर यानी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर छापेमारी चल रही है। और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्या इसके बाद ईडी की तरफ से स्टेटमेंट आता है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सीएम इस वक्त घिर चुके हैं। 7 समन के बाद क्या जवाब और उसके बाद क्या आज शाम 4:30 बजे जो बैठक सीएम के घर पर होने वाली है महागठबंधन विधायक दलों की, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और घिर चुके हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अपने सहयोगी सुनील पांडे के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, झारखंड, रांची। निधिश्री की रिपोर्ट आपने देखी। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, जिनके रांची के आवास पर आज ईडी ने छापा मारा है, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं। उनके पास चलेंगे और उनके पास न सिर्फ छापे से जुड़ी खबरें हैं बल्कि वो इसके जो राजनीतिक आयाम हैं, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी रोशनी डालेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं इस रांची में मौजूद हूं और रांची में एग्जैक्टली विनोद सिंह के घर पर मौजूद हूं। और विनोद सिंह के घर पर जिस समय ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। जानकारी है सुबह 6 बजे से ईडी की टीम यहाँ पर आई हुई है। इस घर की एक तस्वीर देखिए और यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हमारी जानकारी ये है कि इल्लीगल कैश के लेन देन की भी जांच हो रही है। इल्लीगल माइनिंग से जो पैसा आया है उसका भी ट्रेल है ईडी के पास में, वो भी एक यहाँ पर जांच पड़ताल के दायरे में है। और यहाँ से दिखाइएगा जरा, कोशिश करेंगे दिखाने की। देखिए यहाँ सीआरपीएफ के जवान हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं, क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ा इशू है यहाँ पर। कुछ देर पहले यहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकली हैं ईडी की। ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ हो सकता है मशीनें भी लाई जाएं और मशीनें का आशय ये भी हो सकता है, संभावना इस बात की भी है कि कुछ अवैध कैश भी यहाँ से बरामद हो सकता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ग्रिड कंसल्टेंसी नाम के, ग्रिड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक हैं विनोद सिंह। इसके अलावा और भी कई बताया जाता है शेल कंपनियां भी हैं। और सबसे अहम बात ये बताई जाती है, आरोप ये है, इनके खिलाफ बाकायदा ईडी में शिकायत भी हुई थी कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी होने के नाते तमाम सारे मामलों में ये शामिल हैं, जिसमें से आरोप ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के इलीगल माइनिंग और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, वहां भी विनोद सिंह का नाम आ रहा है। तो इसलिए यहां पर जो छानबीन हो रही है वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है
और एक यहाँ पर असोपा का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी इनका ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ भी हो सकती है। हमारी जानकारी ये कि वहाँ भी ईडी की टीम जा सकती है। और एक अहम जानकारी मैं आपको और दे रहा हूँ इसके अलावा यहाँ बिरसा मुंडा जेल है, वहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है, हमारी जानकारी है। और देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय कैमरा को जूम करके, एग्जैक्टली ये विनोद सिंह के घर की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। यहां पर रेड हो रही। तो बिरसा मुंडा जो जेल है वहां हमारी जानकारी ये कहती है कि वहां पर ऐसे कई सारे सहयोगी हैं विनोद सिंह के, जिनसे भी कुछ जरूरी मामलों में पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। देखिए झारखंड में आज बड़ा सियासी बदलाव भी हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा घोटाले का आरोप और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है, और इसीलिए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। इससे जुड़ा हुआ एक पोस्ट भी किया है बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने। और हमारी सहयोगी निधिश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी इस रेड से संबंधित बड़ी जानकारियां उनके पास हैं। निधिश्री, आप अपनी लोकेशन बताएं और जो सूचनाएं आपके पास हैं ईडी की इस रेड से जुड़ी हुई, और ईडी को जो कुछ मिला है उसके संबंध में जो भी सूचनाएं आपके पास हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए इस वक्त मैं सबसे पहले बता दूं, मैं जिस जगह पर मौजूद हूं और मेरे पीछे ये जो घर आपको दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी सुनील पांडे, ये अभिषेक प्रसाद का घर है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो कि सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर, और सिर्फ मीडिया एडवाइजर कहना शायद थोड़ा कम होगा, आप कह लीजिए कि करता धरता है। हेमंत सोरेन के करता धरता एक तरीके से कहा, जितनी मीटिंग से लेकर के सब कुछ यही देखते हैं हेमंत सोरेन के। जो सबसे पहले तो ये घर, और यहाँ सुबह 7 बजे से ईडी की रेड चल रही है, और ईडी की रेड इलीगल माइनिंग के मामले में चल रही है अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक। हालांकि अंदर आपको काफ़ी शांति नजर आ रही है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कि क्या इस वक्त घर पर जब उनके रेड चल रही है तो अभिषेक प्रसाद मौजूद भी हैं या घर से बाहर है। और ये पूरा क्रोनोलॉजी जो है वो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आज शाम में 4:30 बजे बैठक होनी है महागठबंधन विधायक दलों की, और ईडी का जो 7वां समन ईडी की तरफ से जो भेजा गया है हेमंत सोरेन को, उससे ठीक पहले अब समन भेजने के बाद जो अभिषेक प्रसाद के घर पर। और इसके अलावा मैं बड़ी जानकारी दे दूं कि इसके अलावा 12 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी बीते लगभग 3 घंटों से चल रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो अभिषेक प्रसाद है। इसके अलावा विनोद सिंह बताए जा रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट है और हेमंत सोरेन के सबसे करीबी दोस्त हैं वो, और उनके अलावा कुछ और नाम है, जो एक साहिबगंज के डीसी मेरे ख्याल से रामनिवास यादव, उनके राजस्थान और साहिबगंज दोनों ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक सिपाही भी है, उसके घर पर भी छापेमारी चल रही है, अवधेश कुमार उनका नाम है। इसके अलावा राजेंद्र दुबे जो कि डीएसपी हैं हजारीबाग, और उनके बाकी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर 12 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। और एक बात तो तय है कि इस तरीके से अब ये माना जा रहा है, देखिए कल रात तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि क्या सरकार बदलने जा रही है, क्या किसी और को कमान सौंप सकते हैं। आप जो है मीडिया सलाहकार के घर पर मौजूद है हेमंत सोरेन के, और वहां पर रेड अभी भी चल रही है। अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। आपका रुख फिर से करेंगे, कुछ डिटेल्स हैं उससे जरा दर्शकों को रूबरू करवा दें। बिल्कुल, अभी जिसकी बात कर रही थी, क्या झारखंड में बड़ा बदलाव होगा, ये इस वक्त एक बड़ा प्रश्न। आज क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन विधायक दल की बैठक है आज, और इसमें क्या संभव है वो जान लीजिए। विधायक दल के नए नेता का चुनाव इस बैठक में संभव है। दीपा, और देखिए संभावना क्या है, कौन चुना जाएगा? सोरेन की पत्नी कल्पना का चुनाव संभव ये माना जा रहा है। और नौबत क्यों इसकी आन पड़ी है? सीएम सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, और साथ ही क्या मामला है? खनन पट्टा घोटाले का आरोप है, ईडी की जांच चल रही है, और आज भी कहा यह जा रहा है कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखिए आज क्या होगा, महागठबंधन विधायक दल की बैठक होने वाली है 4:30 बजे। क्या संभव है विधायक दल के नए नेता का चुनाव हो सकता है, और कल्पना सोरेन का नाम सामने आ सकता है विधायक दल के नेता के तौर पर कहा जा रहा है। बिल्कुल, कल्पना सोरेन पत्नी है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, और इन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि विधायक दल का नेता इन्हें ही चुना जाएगा। और 2006 में हेमंत सोरेन से इनकी शादी हुई। कल्पना और हेमंत के 2 बच्चे भी हैं। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की हैं कल्पना सोरेन।
और 1976 में रांची में कल्पना सोरेन का जन्म हुआ। रांची में एक प्ले स्कूल भी चलाती हैं कल्पना सोरेन। और देखिए, विधायक दल की बैठक से पहले झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ा बयान दिया गया। आलमगीर का कहना है कि राजनीति में वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखना चाहिए, सभी मिलकर फैसला करेंगे, हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। ये बात उन्होंने कही है। झारखंड के अब मंत्री हैं आलमगीर आलम। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए राजनीति में और हमारी सरकार जो है वो पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी। गठबंधन सरकार अपना काम कर रही है। जनता ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि 5 सालों में जनता के बीच में जो हम अपने वादा करके आए थे उसके 100% पूरी करने के हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, राजनीति में रहते हैं तो एक जो है ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा और उसी व्यवस्था के तहत हुआ है। लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जनता हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। हमारा कोशिश रहे कि हम अपना कार्यकाल को पूरी करें और हम बेहतर काम करके जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। और इसी खबर पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय और निधि श्री। अभिषेक का सीधे ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये जो बेमौसम सियासी तापमान बढ़ा है झारखंड का, इसको लेकर आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है जो कि आप वहां पर मौजूद हैं? अभिषेक। दीपा, देखिए, बेमौसम नहीं कहेंगे क्योंकि 7 बार इस मौसम की आहट आ चुकी है। ईडी के 7वें सम्मन के बाद अब ये सिचुएशन बनी है, तो ये आइडिया था कि ऐसा तो होना ही होना है, क्योंकि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट लग गए थे और उनको राहत नहीं मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाम ये है उनकी पत्नी का कि कल्पना को वो सौंप सकते हैं और उसके बाद वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। हमारी जानकारी ये कहती है कि उन्होंने सहयोगियों को भी भरोसे में लिया है। लेकिन अब सबसे अहम बात ये होगी कि क्या जेएमएम को भरोसे में ले पाते हैं, क्योंकि जेएमएम के अंदर भी अभी कई सारे फैक्शन हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण मसला है वो मसला है कानूनी प्रक्रिया का। देखिए, 1 साल के भीतर जो लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि 1 साल का जब कार्यकाल बचा है उससे कम का, तो आप कैसे कर सकते हैं, उपचुनाव कैसे हो सकता है। 29 दिसंबर को झारखंड की सीएम के तौर पर शपथ ली थी हेमंत सोरेन ने और 6 जनवरी को विधानसभा का गठन हुआ था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट तारीख इंपॉर्टेंट है कि अगर 5 तारीख के पहले ये चीजें हो जाती हैं तो ये मामला लीगली टेनेबल हो जाएगा जेएमएम के लिए, जो उनकी ओर के विशेषज्ञ बताते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लीगली टेनेबल नहीं है। तो अभी ये मामला संवैधानिक स्तर पर भी फंसा हुआ है, कानूनी स्तर पर भी फंसा हुआ है और सहयोगियों को किस तरह से भरोसे में लेते हैं। तकनीकी पक्ष आपने बताया है, कानूनी पक्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 जनवरी के पहले अगर होता है तो ये लीगली टेनेबल हो जाएगा। इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और ये भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़ी हुई है। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सीधा आपको दिखाते हैं सौरभ भारद्वाज की बात। कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज कह रहे, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कि पूरे का पूरा मामला प्रायोजित है और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव का प्रचार रोकने के लिए। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं, कोई विधानसभा के चुनाव नहीं। कहाँ है? देर है, तो देर में, तो बहुत देर। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे, ईडी के समन के जवाब जाएंगे। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में और आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे थे। सारी बात उनकी आपने सुनी। वो
सारे मामले को, सारी ईडी की कार्रवाई को प्रायोजित बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। आज बड़ी मीटिंग होने वाली है और सूत्रों के हवाले से बड़ी बात यह निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आज संयोजक चुने जा सकते हैं। आज नीतीश कुमार बन सकते हैं संयोजक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इंडिया के संयोजक बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसको लेकर लगातार कई खबरें सामने आती रही और अब बड़ी खबर यह सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार आज जो है वो संयोजक चुने जा सकते हैं इंडिया गठबंधन के। इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज लगातार इस बाबत आपको अपडेट कर रहा है। तीसरा दिन है, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के संयोजक बनाए जा सकते हैं और सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी यह भी है कि उनसे एक वर्चुअल मीटिंग होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की और यह एक निर्णायक वर्चुअल मीटिंग होगी और इसी में यह तय होगा कि नीतीश बनते हैं संयोजक, स्वीकार करते हैं इस जिम्मेदारी को, उनका क्या रवैया रहता है, ये सब कुछ इस वर्चुअल मीटिंग में तय होगा। और कांग्रेस के बड़े नेता ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से बातचीत करने वाले हैं इस बाबत। और इंडिया गठबंधन आज बड़ी मीटिंग, कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। बड़ा फैसला आज आ सकता है नीतीश कुमार के लिए, कहा यह जा रहा है। इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल मीटिंग जिसमें बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, वो हो सकते हैं। अहम क्यों है राजेंद्र? बिल्कुल अहम क्यों है ये मीटिंग, ये बताते हैं आपको। नीतीश बन सकते हैं संयोजक इस मीटिंग के बाद, और इस मीटिंग में कौन कौन होगा ये भी आप जान लीजिए। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में मौजूद होंगे दीपा। और फैसला कैसे होगा? नीतीश के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी और कहा जा रहा है कि इस वर्चुअल मीटिंग से ही बड़ा फैसला निकल करके बाहर आ सकता है। संयोजक बन सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आज के दिन इसका ऐलान भी हो सकता है और साथ ही इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मीटिंग में होंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैनेंद्र भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रकाश कुमार का ही रुख करेंगे। प्रकाश, तमाम अटकलें, तमाम बातें लगातार सामने भी आ रही हैं, आप भी पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आज जो वर्चुअल मीटिंग होने वाली है इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं की, इसमें फैसला ये आने की कितनी संभावना आपको नजर आ रही है कि संयोजक चुना जा सकता है नीतीश कुमार को? देखिए, संयोजक बनाने की बात जो है वो लगभग हर पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं। आरजेडी ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए और वो बनाए जाएंगे। इसी तरह से बाकी प्रदेश के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी और सहमति बन गई है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को यह पद दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब इसका ऐलान होगा। मेरे सूत्र जो जानकारी दे रहे थे कि वो आज कभी भी वर्चुअल मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग के जरिए सब कुछ तय हो जाएगा और नीतीश कुमार से भी सहमति ले ली जाएगी। तो जाहिर है कि ये मीटिंग का इंतजार हम सबको है, लेकिन अब तक उसका वक्त नहीं आया है कि कितने बजे मीटिंग होगी, कितने लोग शामिल होंगे। ये ज़रूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होगी, उसमें बाकी नेता, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह सकते हैं, लेकिन किस तरह से बात होगी, कितने बजे बात होगी, इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हो सकता है कि जिस तरह से झारखंड में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर के मीटिंग टाल भी दी जाए, क्योंकि वो भी एक प्रमुख सहयोगी दल है। तो इसको देखना, इसका इंतजार हम लोग को भी रहेगा कि अगर मीटिंग टलती है तो नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। जी बिल्कुल, ये आप एक और महत्वपूर्ण इनपुट दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हलचल है और कांग्रेस कैंप में क्या हलचल है, ये बताने के लिए जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या सूचना है आपके पास? बिल्कुल, जैसा प्रकाश जी ने बताया, सबको इंतजार औपचारिक समय का है कि बैठक कब होगी और समय क्या होगा। लगभग ये माहौल दिल्ली में है कि इंडिया गठबंधन की बैठक एक वर्चुअली जो है वो होने जा रही है और उस बैठक में संयोजक और अध्यक्ष, ये दो पद तय हो सकते हैं। संयोजक के तौर पर तो नीतीश कुमार का नाम चल ही रहा है, अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है, जिनके नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने पिछली जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की उसमें किया था। हालांकि ममता बनर्जी ने तो खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि वो एजेंडे के तहत आधिकारिक प्रस्ताव नहीं था और उस प्रस्ताव पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन अब चूंकि सीट शेयरिंग आदि की रस्साकशी जो है वो चलने वाली है इंडिया गठबंधन में और कई जगहों पर, कई राज्यों में पेच फंसने वाला है, ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को लगता है कि एक अध्यक्ष और एक संयोजक की जरूरत है जो
जो पेच फंसे अगर जहां पर भी, तो वहां पर बीच में मध्यस्थता कर सके और पेच को सुलझा सके। तो इसके लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार को संयोजक की कमान मिल सकती है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, ऐसी चर्चा है। लेकिन बैठक कब होगी और उसका समय क्या होगा, इसका समय अभी तक सामने नहीं आया और इसका इंतजार जाहिर सी बात है हम सबको है। दीपा बिल्कुल। और देखिए, क्या आज नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर मुहर लग जाएगी? इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक हैं, उसके विचार के संयोजक हैं और उन्हीं के प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है। जो इंडिया के घटक दल हैं वो आपस में निरंतर विचार विमर्श में रहते हैं। ऐसी कोई शुभ घड़ी आती है तो उसका हम स्वागत और सत्कार करें। इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान रहा है, शुरू से उन्होंने उसमें पहल की है। तो आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की राय से, गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। और अभी कोई नतीजे पर हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहुंची है। बिल्कुल क्यों नहीं चाहेगी, और आज पहली बार ये कह रहे हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। ये लालू यादव का मकर जाल है, ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है, और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा नहीं। क्यों तैयार हो? कौन सा तीर मार के आया है विधानसभा में, कौन सा रामायण बांच के आए हैं, क्यों इनको बना देगा? कोई बनाए उनाएगा नहीं। ये लालू यादव का मकर जाल है। तब तक वो तैयार करेंगे कैसे इनकी पार्टी को तोड़ करके, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। 2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार यूसीसी और सीएए लागू करने का बड़ा दांव चलने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए लागू करने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने की तैयारी। यूसीसी 2024 नया साल भी आ रहा है, प्रदेशवासियों को पूरी उम्मीद है उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना 2024 का एजेंडा पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही साफ कर दिया था, और अब बीजेपी अपने वादे के मुताबिक उत्तराखंड में इसे लागू भी करने जा रही है। उत्तराखंड के बाद उसे असम में भी लागू करने की तैयारी है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है, और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे ये जानना भी जरूरी है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, बहुविवाह हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी, पति पत्नी को तलाक का समान हक मिलेगा, लड़के लड़की को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन देना होगा। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताकर अपनी सरकार का संकल्प साफ कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है
कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हालांकि यूसीसी का विरोध भी हो रहा है और इसमें बदलाव की भी मांग उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे आदिवासियों की कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि इससे आनंद मैरिज एक्ट पर असर पड़ेगा। वहीं मुस्लिमों का दावा है कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाज के विभिन्न समुदायों से आ रही अलग अलग रायों को देखते हुए लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे थे, जिसके बाद 20 लाख से ज्यादा लोगों और संगठनों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें से कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने इसमें फेरबदल को कहा है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही सीएए के लिए नियमावली जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। सीएए को लेकर मोदी सरकार ने 4 साल पहले ही दांव चल दिया था। 2019 में संसद से पास कराए गए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। हालांकि उस वक्त कानून का पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन अब कानून लागू होने के बाद पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता देने का सरकार ने संकल्प ले लिया है। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के क्रियान्वयन को लेकर कोलकाता में इसके लिए संकेत दिए थे। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं और बीजेपी ममता के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए। सीएए कानून भारतवंशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूं वो देश हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। अब तो देश को राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी चाहिए, वो भी अब आना चाहिए। देश के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को स्वीकारना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बंगाल में एक बार फिर सीएए पर स्पष्ट रूप अपनाते हुए बयान पर कहा, भारत एक देश है और यहाँ एक कानून चलेगा। विपक्ष को हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ के नागरिक सब एक हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर सीएए और यूसीसी का मुद्दा उठाकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और इसका असर आम चुनाव पर भी पड़ना तय है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि सीएए को लागू करने की बात है अंकित, और 2024 के चुनाव से पहले लागू करने की बात है, इस बारे में बहुत स्पष्ट बयान देश के गृह मंत्री की तरफ से आ चुका है और जनवरी का महीना शुरू हो चुका है। तो इस बाबत क्या सूचना है, कब तक लागू हो जाएगा ये? देखिए, उम्मीद ये की जा रही है और चर्चा यही है कि लोकसभा चुनावों से पहले यानी कि अप्रैल से पहले देश भर में सीएए लागू हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब दिसंबर 2019 में ये संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, राष्ट्रपति से जो है इसको अनुमति मिल गई थी, तो उसके बाद में अब ये देश में कानून तो है, लेकिन कानून को लागू करने के लिए आपको नियमों की जरूरत थी, रूल्स की जरूरत थी। जो रूल्स ड्राफ्ट हो चुके हैं और अब क्योंकि रूल्स ड्राफ्ट हो चुके हैं, लिहाजा माना यह जा रहा है कि जल्द ही, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, तो उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले देश भर में सीएए लागू हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो देश में जो पिछले 2-3 सालों से सीएए के पास होने के बाद से राजनीति चल रही थी, वो एक बार फिर से उभार पर आएगी। और कहा यह जा रहा था लगातार, यहां पर यह क्लैरिफाई करना जरूरी है, सरकार की तरफ से भी किया गया है कि सीएए नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। और जबकि हमको याद है कि जो दिसंबर 2019 से लेकर के जो जनवरी फरवरी तक जो प्रोटेस्ट हुए थे 2020 तक, उसमें यह कहा गया था कि नागरिकता ले ली जाएगी। तो यहां पर इस संदेह को भी सरकार की तरफ से दूर किया जा रहा है।
बिल्कुल ठीक है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है, और विपक्ष पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। आप रहे हमारे साथ अंकित। संजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, यूसीसी को लेकर वो जानकारी साझा करेंगे। संजय, 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कहा जा रहा है कि यूसीसी को भी सरकार लागू करने के मूड में दिखाई दे रही है, और शुरुआत जो है वो उत्तराखंड से हो सकती है, ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं। संजय, देखिए दीपा, यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में प्रयोगशाला के तौर पर उत्तराखंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, और 2024 के इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अहम एजेंडा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के लगातार बयान भी दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यूसीसी अपने राज्य में लागू करेंगे। और मैं एक बात और बताऊं कि जस्टिस रंजना देसाई, जिनकी अध्यक्षता में यूसीसी की कमेटी बनाई गई है, उनका कार्यकाल जनवरी के अंत में खत्म हो रहा है। ऐसे में जो फाइनल ड्राफ्ट यूसीसी का उन्हें सरकार को सौंपना है, और जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी को कानून बना दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला राज्य होगा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले वो मुख्यमंत्री होंगे जिनके राज्य में ये कानून लागू होगा। समान अधिकार सबको मिलेंगे, ये यूसीसी में प्रावधान किए गए हैं, और इसके लिए लगातार जो कवायद चल रही थी वो अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। लीगल एडवाइजर से भी पूरी तरह कंसल्ट किया जा रहा है कि कहीं कोई कोर कसर ना छूटने पावे, और यूसीसी उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो जाए। इसके लिए बाकायदे जो तैयारियां की गई थी वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, और अब 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, इन 10 दिनों के बीच में 2 से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और उसमें यूसीसी को पास कर दिया जाएगा। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान भी दिया है कि वो बहुत जल्द यूसीसी लागू करेंगे। तो हमें जो खबर मिल रही है कि वो इस महीने के अंत से लेकर के फरवरी की शुरुआत तक, 25 जनवरी से 5 फरवरी की तारीख के बीच में, संजय आप बहुत ही बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा का बुलाया जाएगा, और उसमें यह कानून पास होगा, और उसके बाद 2024 के चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी आपका। आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। अडानी हिंडनबर्ग मामले में यह खबर है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है। इस मामले में नवंबर में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, अब आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सीमित दखल दे सकता है। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार करके कदम उठाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई जारी है। इसी पर अंकित गुप्ता हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ बातें कही गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ रहा है, ये अडानी जो समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर के आया है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस मामले की जांच जो कि सेबी कर रही थी, वो किसी और संस्था को देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही पाया है, और सेबी ने पिछले साल मई महीने में ही जो 2 महीने की जांच करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें यह कहा था कि अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने तमाम आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप ने अपने जो शेयर्स के प्राइस हैं उनको बढ़ा करके मैनिपुलेशन किया हुआ है, वो गलत पाए गए थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर के आया है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच की है, और 2 जो मामले हैं उनकी जांच अभी भी जारी है, और 22 मामलों में कुछ भी अनियमितता नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात कही है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है कई विपक्षी पार्टियां हो या कई ऐसे संगठन जो लगातार सेबी की जांच के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञ कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार कर रहा है। यानी कि साफ तौर पर पिछले साल जनवरी महीने में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसको आधार बनाकर के संसद में काफी हंगामा हुआ था, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा था, और संसद में अडानी और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तक जो है उन्होंने दिखा रही थी, संसद के बाहर हंगामा किया था, और कई तरह के नारे गढ़ दिए गए थे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो ये बता रहा है कि अडानी समूह के शेयरों में जो मैनिपुलेशन की बात कही गई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जिसके चलते एक दिन में ही अडानी ग्रुप के जो अडानी
समूह के शेयर थे वो 10 से 15%, 20% तक गिर गए थे। करोड़ों जो है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में निवेशकों का। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें जो सेबी की जांच पाई गई है उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो ये दिखाता है कि कहीं गड़बड़ी हो, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली है एक बड़ी राहत। बिल्कुल, और इसके बड़े पॉलिटिकल मतलब भी हैं, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर, और अब जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहत दे दी है तो ये एक झटका है विपक्ष के लिए, उनके आक्रमण के लिए, और सरकार के लिए भी ये राहत की बात है। 22 मामलों में अनियमितता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सेबी 2 मामलों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टॉक मार्केट से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सीमित दखल दे सकता है। आगे कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो विशेषज्ञ कमेटी है, जो एक्सपर्ट कमेटी है, उसने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार करके कदम उठाए। अब यह भी समझना जरूरी है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने क्या सुझाव दिए हैं, जिस पर विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार से और सेबी में। पूरा फैसला क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, चूंकि फैसला आना शुरू हुआ है, और अंकित गुप्ता के पास चलेंगे। अंकित गुप्ता, क्या पूरा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, या अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है? ये अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो सामने आ चुकी है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा था कि अडानी समूह के लिए ये फैसला राहत भरा है, और इसी वजह से एक चीज अभी मैं और देख पा रहा हूं कि अडानी समूह के जो तमाम शेयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अचानक जो है बढ़ गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अडानी समूह को जो एक बड़ा झटका लगा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी महीने में, पिछले साल जनवरी महीने में, और कहा यह गया था कि अडानी समूह ने अपने शेयरों की जो शेयरों की जो कीमत थी उसकी ओवर प्राइसिंग की है, और बाकायदा उसके लिए जो है घालमेल किया गया, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। आरोप किसने लगाए थे? जो विदेशी संस्था है हिंडनबर्ग, जिसने साफ तौर पर कहा था कि वो शॉर्ट सेलिंग का भी काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें ये भी देखना होगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका क्या रोल है, यानी कि हिंडनबर्ग का भी क्या रोल है, क्या वहां पर ये किसी तरीके से अनियमितता की गई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये तमाम पहलू कहे हैं। अडानी मामले पर सेबी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है, ये बड़ी खबर है, और इसका साफ मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शेयर बाजार से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, बहुत जरूरी हो तभी सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि दखल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को ये बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर आगे भी आपका रुख करेंगे अंकित, और आपसे अपडेट लेंगे। आप रहे हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।